एमए फाइनल राजनीति विज्ञान छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। आज का हमारा टॉपिक है भारत में प्रमुख राष्ट्रीय दलों की विचारधारा व कार्यक्रम, आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम ऑफ द मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। मित्रों, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय दलों के रूप में कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, साम्यवादी दल, मार्क्सवादी साम्यवादी दल, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कुछ जो प्रमुख दल हैं उनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान की गई है। और ये राष्ट्रीय दल वे होते हैं जिनका प्रभाव क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में है और जिन्हें चुनाव में आवश्यक वोट प्राप्त होते हैं। हम पहले चर्चा करते हैं भारत में राजनीतिक दलों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। भारत में राजनीतिक दलों का उद्भव और इतिहास जो है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म सन 1885 में हुआ। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उदित हुई। रजनी कोठारी जो प्रसिद्ध विचारक हैं, उनके अनुसार इसका संगठन चुनाव लड़ने के उद्देश्य से नहीं, विदेशी शासन के विरोध के लिए किया गया था और इसे जनता में फैलाने के साथ साथ विभिन्न विचारधाराओं और हितों को भी इसमें लाने का प्रयत्न किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद मुस्लिम लीग, फॉरवर्ड ब्लॉक, साम्यवादी दल, स्वराज दल आदि बने। इस संबंध में लिखा गया है कि स्वराज्य दल, साम्यवादी दल और फॉरवर्ड ब्लॉक तथा ऐसी अन्य संगठन जो है वो कांग्रेस द्वारा समय की चुनौती सहन न कर सकने के ऐतिहासिक परिणाम है। बाद में हिंदू महासभा का गठन हुआ और सांप्रदायिक राजनीति के माहौल में यह एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो गई। प्रारंभ में कांग्रेस भी गर्म दल और नरम दल में विभक्त हो गई। 1919 तथा 1935 के अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु अनेक प्रांतीय राजनीतिक दल बने, जिनमें मद्रास में जस्टिस पार्टी, बंगाल में कृषक लोक प्रजा पार्टी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी आदि। किंतु ये दल जो है बहुत ही शीघ्र विलुप्त हो गए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, अखिल भारतीय हिंदू महासभा आदि महत्वपूर्ण दल थे। इन दलों का प्रभाव संविधान सभा के निर्माण पर भी था। एक बात स्पष्ट है कि ये समस्त दल और गुट किसी न किसी समय कांग्रेस के ही अंग थे और कांग्रेस के विघटन के परिणाम स्वरूप नए दलों का गठन हुआ था। स्वाधीनता प्राप्ति के तुरंत बाद गांधी चाहते थे कि कांग्रेस का राजनीतिक रूप समाप्त कर दिया जाए। महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो राजनीतिक रूप है वो समाप्त कर दिया जाए और उसके स्थान पर जनता में रचनात्मक कार्य करने के लिए लोक सेवक संघ की स्थापना की जाए। उनका कहना था कि जो लोग संसद या सरकारी पदों के इच्छुक हैं उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए और अपना अलग राजनीतिक दल बनाना चाहिए। उनके मत में कांग्रेस एक आंदोलन था जिसका ध्येय पूरा हो गया है और सत्ता की राजनीति में इसका कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने गांधी जी के विचार को नितांत अव्यावहारिक माना। कांग्रेस ने आम निर्वाचनों में, आम चुनाव में भाग लिया और अन्य नए दलों के साथ सत्ता की राजनीति में उसका स्थान तुलनात्मक दृष्टि से सर्वोच्च हो गया। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में गांधी जी के विचार थे। अब हम बात करते हैं भारतीय राजनीतिक दलों के वर्गीकरण की। मित्रों, भारतीय राजनीतिक दलों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 भागों में पहला है राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष दल, दूसरे क्षेत्रीय तथा राज्य स्तरीय दल, तीसरे स्थानीय किंतु जातीय सांप्रदायिक दल और चौथे हैं तदर्थ दल। 4 भागों में पहला राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष दल, दूसरा क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तरीय दल, तीसरा स्थानीय किंतु जातीय सांप्रदायिक दल और चौथा तदर्थ दल। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष दल। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के मान्यता संबंधी नियमों में परिवर्तन के लिए 1968 के चुनाव चिन्ह आदेश में संशोधन करते हुए 1 दिसंबर 2000 को अधिसूचना जारी की। नए नियमों के तहत राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए संबंधित राजनीतिक दल को लोकसभा चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में
किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों के 6% मत प्राप्त करने के साथ ही किसी राज्य अथवा पार्टी से लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी और अथवा लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें जीतनी होंगी और कम से कम 3 राज्यों से हासिल, जो कि कम से कम 3 राज्यों से हासिल की गई हो, ऐसा नहीं हो किसी एक ही राज्य से जीत ली जाए। एक बार पुनः आप समझ लें कि किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए संबंधित राजनीतिक दल को लोकसभा चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों के 6% मत प्राप्त करने के साथ ही किसी राज्य अथवा राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी, यानी उसे 6% वोट से ज़्यादा मिले, कम से कम 6% वोट मिले उसे। और ये 6% वोट जो है 4 या अधिक राज्यों में मिले, ऐसा नहीं हो एक ही राज्य से मिल गए हो, 2 से मिल गए हो, नहीं, कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों के 6% वोट उसे प्राप्त करने जरूरी है, अथवा राज्यों से लोकसभा के कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी और अथवा लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें जीतनी होंगी और जो कम से कम 3 राज्यों से हासिल की गई हों। तो 14 मई 2005 को जो संशोधित मान्यता नियम है उसके अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में किसी पार्टी को मान्यता मिलने का तीसरा विकल्प ये है कि पार्टी को न्यूनतम 4 राज्यों में राज्य स्तर का दल होने की मान्यता प्राप्त हो। ऐसे दल 2 प्रकार के हैं, बिना विचारधारा के और विचारधारा पर आधारित दल। बिना विचारधारा वाले दलों में कांग्रेस को लिया जा सकता है और विचारधारा से अभिप्राय है किसी विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक दर्शन में विश्वास और प्रतिबद्धता व्यक्त करना। तो कांग्रेस को वैचारिक दृष्टि से तटस्थ दल इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा दल है जिसमें अनेक विचारधारा है और हितों के व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। इसे दल के बजाय एक सार्वजनिक मंच यानी प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। विचारधारा में विश्वास करने वाले राष्ट्रीय दलों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, पहला दक्षिणपंथी और दूसरा वामपंथी। दक्षिणपंथी दल जहां यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, वहां वामपंथी दल जो है आर्थिक और सामाजिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। स्वतंत्र दल, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणपंथी दल कहा जाता था क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में इनके दृष्टिकोण ब्रिटिश अनुदारवादी दल से मिलते जुलते हैं। वामपंथी दल भी मित्रों 2 प्रकार के हैं, उदार और उग्र हैं। उदार दलों में सभी समाजवादी दलों को लिया जा सकता है और उग्र दलों में सभी प्रकार के साम्यवादी दलों को स्थान दिया जा सकता है। उदारवादी दल गांधीवाद और फेबियनवादी सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, जबकि साम्यवादी दल क्रांतिकारी साधनों में विश्वास करते हैं। इसी प्रकार समस्त प्रकार के अखिल भारतीय दलों का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष है। उनकी सदस्यता सभी धर्मों और जातियों के लिए खुली हुई है, कोई भी मेंबर बन सकता है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तरीय दलों की। ये वे दल हैं जिनका प्रभाव राज्य की सीमा तक ही होता है। राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए संबंधित दल को लोकसभा अथवा राज्यसभा यानी लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों के कम से कम 6% वोट प्राप्त करने के साथ ही राज्य विधानसभा में कम से कम 2 सीटें जीतना आवश्यक है, अथवा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 3% सीटें अथवा 3 सीटें जीतना आवश्यक होगा। 14 मई 2005 को संशोधित नियमों के अनुसार राज्य स्तरीय मान्यता प्रदान करने के लिए वर्तमान शर्तों के अतिरिक्त 2 वैकल्पिक शर्तें और जोड़ी गई हैं। पहली है, लोकसभा के आम चुनाव में प्रत्येक पार्टी 25 लोकसभा सीटों में कम से कम 1 सीट जीती होनी चाहिए और दूसरा, लोकसभा के आम चुनाव में संबंधित राज्य में पार्टी उम्मीदवारों को कुल पड़े वैध मतों में से न्यूनतम 6% वोट प्राप्त हो। साथ ही पार्टी को कम से कम 1 सीट अवश्य प्राप्त हो। इनमें तेलुगु देशम यानी राज्य या क्षेत्रीय दलों में, राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दलों में तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना, डीएमके, अन्ना डीएमके, असम गण परिषद, सिक्किम संग्राम परिषद, समाजवादी पार्टी, तमिल मनीला कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, हरियाणा विकास पार्टी आदि प्रमुख है। तीसरा आता है स्थानीय किंतु जातीय सांप्रदायिक दल। स्थानीय किंतु जातीय सांप्रदायिक दल। कुछ दल विशेष जाति या संप्रदाय तक ही सीमित हैं, जैसे केरल की मुस्लिम लीग, महाराष्ट्र की शिवसेना,
पंजाब का अकाली दल तथा झारखंड पार्टी ऐसे ही दल हैं। ये स्थानीय किंतु जातीय सांप्रदायिक दल हैं। और चौथा है तदर्थ दल। भारत में ऐसे भी दल हैं जो बनते और बिगड़ते रहते हैं। इन्हें छोटे छोटे गुट कहा जा सकता है। ऐसे दलों में कांग्रेस तिवारी, केरल कांग्रेस, बंगला कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस, जनता पार्टी, राम राज्य परिषद आदि को याद किया जा सकता है। ऐसे दल कब बन जाते हैं और कब अस्त हो जाते हैं, इनका पता लगाना कठिन है। ये विभिन्न दलों से निकले असंतुष्ट नेताओं द्वारा निर्मित गुट हैं। तो भारतीय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला है राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष दल, दूसरा है क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तरीय दल, तीसरा है स्थानीय किंतु जातीय सांप्रदायिक दल और चौथा है तदर्थ दल जो है। अब हम बात करेंगे प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की और उनके कार्यक्रमों की। तो प्रमुख राष्ट्रीय दलों के रूप में आज हम प्रारंभ कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जिसको हम कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस ई भी कहते हैं। मित्रों, कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। 1907 तक कांग्रेस का लक्ष्य विदेशी शासन पर दबाव डालना मात्र था। सन 1907 से 1919 तक कांग्रेस उदारवादियों और उग्रवादियों में विभक्त रही। सन 1920 से 1947 तक कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और देश को स्वाधीनता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत कांग्रेस एक राजनीतिक दल में परिवर्तित हो गई तथा केंद्र और राज्यों के निर्वाचनों में प्रचंड बहुमत प्राप्त कर सत्ता का उपयोग करने लगी। सन 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति दुर्बल हुई। सन 1969 में कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गई। 1971 और 1972 के चुनाव में कांग्रेस को पुनः प्रचंड विजय प्राप्त हुई। हम जो कांग्रेस है उसके बारे में लिखा हुआ पढ़ते हैं कि कांग्रेस की भव्य विरासत ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध शानदार संघर्ष और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाजवादी भारत तथा जनता के लिए बेहतर जीवन के प्रयास की दिशा में प्राप्त सफलताओं से भरपूर है। मित्रों, कांग्रेस किसका प्रतिनिधित्व करती है? इस प्रश्न का जवाब 1931 में 15 सितंबर 1931 में महात्मा गांधी ने लंदन में फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में अपने भाषण के दौरान दिया था। उन्होंने कहा था, कांग्रेस मूलतः भारत में 7 लाख गांवों में बसे मूक अधभूखे करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, चाहे वे तथाकथित ब्रिटिश भारत या भारतीय भारत के हों। कांग्रेस ये मानती है कि उन्हीं हितों की सुरक्षा की जानी चाहिए जो इन करोड़ों मूक लोगों के हितों का साधन करते हैं। उन्हें ऐतिहासिक दिनों से लेकर आज तक कांग्रेस निरंतर मूक करोड़ों इंसानों का प्रतिनिधित्व करती रही है। जब भी एक तरफ करोड़ों मूक लोगों तथा राष्ट्रीय हितों, दूसरी ओर कुछ वर्गीय हितों में संघर्ष छिड़ा, कांग्रेस अपनी अधिकांश जनता के साथ हितों के साथ दृढ़ प्रतिज्ञ रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी के बारे में, उसकी स्थापना के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। हम इसके संगठन की बात करते हैं। संगठन में कांग्रेस की सदस्यता 2 प्रकार की है, एक है प्रारंभिक और एक है सक्रिय। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष हो कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने के लिए दल के उद्देश्यों में लिखित विश्वास प्रकट करना पड़ता है। प्रारंभिक और सक्रिय सदस्यों के चंदे तथा अधिकारों में अंतर है। संगठन की दृष्टि से ग्राम या मोहल्ला कांग्रेस जो है समिति है, संगठन की आधारभूत इकाई है। मोहल्ला कांग्रेस समिति, ग्राम और मोहल्ला कांग्रेस समितियों के ऊपर तहसील समितियां होती है। इसके ऊपर जिला समितियां और प्रांतीय समितियां होती है। संगठन की दृष्टि से संपूर्ण देश 25 प्रदेशों में विभक्त है। प्रांतीय कांग्रेस समितियों के ऊपर कांग्रेस का राष्ट्रीय या अखिल भारतीय संगठन होता है, जो एक अध्यक्ष, एक कार्यकारिणी समिति, एक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और कांग्रेस के खुले वार्षिक अधिवेशन से मिलकर बनता है। कांग्रेस ने विधान में ये उसका जो संगठन है कांग्रेस का, तो हम कांग्रेस के विधान की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने विधान में एक नए संशोधन द्वारा अध्यक्ष की अवधि 3 वर्ष की कर दी है और जो अध्यक्ष चुना जाता है वो 3 वर्ष की अवधि के कार्यकाल कर दिया है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त 20 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकारिणी समिति के 10 सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 10 सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कार्यकारिणी समिति में ही कांग्रेस की सर्वोच्च शक्ति निहित है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य और संबद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि। कांग्रेस के संसदीय कार्यों के नियंत्रण और समन्वय के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति एक संसदीय बोर्ड की स्थापना करती है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।